बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, कभी एम्प्लॉयमेंट को कम करना है, कभी हमें देश को आगे लेके जाना है, बूम क्रिएट करना है, डिप्रेशन से बाहर आना है, कभी हमें डिप्रेशन को दूर करना है। ये बहुत सारी तरीके की दिक्कतें हैं जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हमें अपनी डिमांड को देश में, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना है, कभी उसको जनरेट करना है। और इन सब पॉलिसीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास दो बेसिक पॉलिसीज़ आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज़ फिस्कल पॉलिसी। वेलकम डियर व्यूअर्स ऑफ एजुकेटर्स, वी होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पे आने से पहले हम एक बात बहुत छोटी सी 2 सेकंड में बता दें कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, बट यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल यू कैन से इन्फ्लेशन। बहुत ही कॉमन चीज़ जो हम लोग जिस बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, बट जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है किसी देश की दैट इज़ नोन एज फिस्कल पॉलिसी। सो व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी? सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री में अगर जाएं तो फिस्कल पॉलिसी वाज केम इनटू फोर्स, या यूँ कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में लोगों ने जाना या महसूस किया इसकी ज़रूरत जिस टाइम ग्रेट डिप्रेशन आया होता है 1930s में यूएस में। उस टाइम पे इसके बारे में बात की गई, फिर जेएम कीन्स ने इसके बारे में और आगे बात करी और इस थ्योरी को फॉर्मुलेट करने में काफ़ी उनके आइडियाज़ से मदद ली गई। सो फिस्कल पॉलिसी है क्या? फिस्कल पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट that aims to achieve various objectives। अभी हम लोग आगे बात करेंगे वो objectives क्या हैं, with the help of taxation policies and the public spending। तो टैक्सेशन और पब्लिक स्पेंडिंग की मदद से गवर्नमेंट अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है वाया फिस्कल पॉलिसी। तो अब हम जानते हैं कि 2 तरह की फिस्कल पॉलिसी हमारे सामने आती है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को इन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर बात कर लेंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। When we are talking about the expansionary fiscal policy, that means आपको दिमाग में रखना है कि आपकी इकोनॉमी इस टाइम बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड है, बहुत ही उसके अंदर प्राइसेस बहुत कम है, आउटपुट लेवल्स बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम है, दाम चीज़ों के बहुत कम है, लोगों पास मनी सप्लाई भी कम है, मतलब लोगों पास परचेजिंग पावर भी कम है। तो दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शनरी सिचुएशन इन एन इकोनॉमी when there is low level of employment, when there is low level of purchasing power, when there is you can say a scene of depression around the economy, you can say there is low level of employment, low level of output, etc. So when this is the situation in the economy, the government intervenes in between। क्योंकि पहले ये था कि government should not intervene in all these situations, but gradually, बहुत पहले की बात है, gradually government ने ये realize किया that इसमें भी हमको इंटरवेंशन करना होगा। सो गवर्नमेंट इंटरवीन इन बिटवीन टू क्लियर ऑफ दीज सिचुएशंस। तो इन सिचुएशंस को से बाहर आने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। देश में बूस्ट करें, जीडीपी को इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और यू कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ इस डिप्रेशन से बाहर जाने के लिए हमें प्राइसेस को बढ़ाना होगा वाया इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अलॉन्ग विद दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल, means there is the aim of the government to redistribute the income and wealth and not to concentrate those income and wealth in the form in the hands of few people। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको कैसे अचीव करते हैं वाया टैक्सेशन पॉलिसी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। हम एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 इज टू बूस्ट द ग्रोथ। अगर हम इसको एक साथ ले लें तो चीज़ें मेरे ख्याल से ज़्यादा सही हो जाएंगी। हम टैक्स का इफेक्ट देखते हैं पहले। इन 4 जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने दिए, नंबर 1 इज़ टू बूस्ट द जीडीपी, नंबर 2 इज़ रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, 3 to increase the inflation, or you can say to suppress the deflationary condition, and to redistribute the income। अब हमें करना यहाँ पे ये होगा, गवर्नमेंट ये करती है कि गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को रिड्यूस कर देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। बहुत सिंपल सी बात है कि टैक्सेशन का इफेक्ट क्या होता है।
जिस टाइम पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लोगों की इनकम पे, तो टैक्स डायरेक्ट एक पिंचिंग इफेक्ट देता है, ऐसे जैसे चुटकीले दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है टैक्सेशन लगने पे। जब आपकी इनकम पे, आपके वेल्थ पे, आपके प्रॉफिट पे जिस टाइम पे गवर्नमेंट इस तरह की एक चुटकी ले लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो जिस तरह से आपकी स्किन पे तकलीफ हो रही है, इसी तरीके से आपको भी तकलीफ होती है जब आपकी इनकम, वेल्थ या प्रॉपर्टी या प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है। सो in short, you can say when the taxes are levied upon the income, wealth, profit, etc. on the individuals, the purchasing power in the hands of those people will fall. लोगों के हाथ से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पैसा मेरे पास था, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, सरकार ने हमसे कहा 10,000 रुपये टैक्स दे दो, हमने उस 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए। इसका मतलब मेरे पास अब कितने बचे? 90,000। मेरे पास पहले 1 लाख की परचेजिंग पावर थी, नाउ आफ्टर द टैक्स हैज़ बीन लिवाइड अपॉन मी, मेरे पास अब परचेजिंग पावर बची ऑफ 90,000। दैट मीन्स टैक्स डिक्रीजेज द परचेजिंग पावर। इन द सेम वे गवर्नमेंट कभी कभी एक्सपेंडिचर्स बहुत करती है ऑन एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, यू कैन से हेल्थ फैसिलिटीज़, ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, या यू कैन से ऑन बिल्डिंग रोड, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा। अब हम इसको छोटी सी मिसाल से समझें कि अगर हम इस टाइम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमारा इंश्योरेंस करा दिया, 10 लाख तक का इंश्योरेंस करा दिया। अब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी किसी भी इंडिविजुअल को होती है, ओपीडी तक का गवर्नमेंट अब दे रही है, तो जो पैसे अर्लियर हमारे किसी डॉक्टर की फ़ीस पे खर्चा हो रहे थे 1,000 रुपये से फॉर एग्जांपल, अब वो 1,000 रुपये खर्च नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है। तो वो 1,000 जो हम खर्चा करते थे डॉक्टर साहब के यहाँ, वो मेरे पास अभी रखे हुए हैं। इन द सेम वे बच्चे की पढ़ाई में 2,000 रुपये पर मंथ हम फीस दे रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके बच्चे की पढ़ाई भी फ्री किए दे रहे हैं सभी की, वो 2,000 रुपये पर मंथ भी मेरी जेब में बच गए। इसी तरीके से इन्हीं दो चीज़ों को अगर हम कंसिडरेशन में लें तो हमारे पास 1 और 2 मतलब 1,000 डॉक्टर की फ़ीस और 2,000 स्कूल की फ़ीस जो पहले जा रही थी हमारी जेब से इस तरह से, वो अब नहीं जा रही है, हमारी जेब में अभी भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द गवर्नमेंट इज़ स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ दे रही है तो ये खर्चा हमारा नहीं हो रहा है। इसी तरीके से सरकार ने हमें सब्सिडाइज फूड दे दिया, सरकार ने राशन की दुकान से हमारे घर में चने, तेल, आटा, दाल, चावल भिजवा दिए। तो जो हमारा महीने में राशन पे खर्च हो रहा था, जो हमारा खाने पीने पे खर्च हो रहा था, मान लीजिए 4,000 रुपये, वो भी अब नहीं खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब 1,000 डॉक्टर की फ़ीस बचा ली गवर्नमेंट ने, 2,000 बच्चे की फ़ीस बचा ली गवर्नमेंट ने, 4,000 रुपये हमारे राशन पानी के, खाने पीने के बचा लिए। इसका मतलब इन टोटल हमने 7,000 रुपये बचा लिए। अब ये 7,000 हमारी जेब में है एंड वी आर फ्री टू यूज़ इट एनी वेयर वी वॉन्ट। सो क्या रिजल्ट निकलेगा हम लोग अभी देखते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट कभी टैक्स बचाती है, अब टैक्सेस को हम 2 सेंस में स्टडी करते हैं। नंबर 1 पर्सनल इनकम टैक्स, नंबर 2 कॉर्पोरेशन टैक्स। जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में रिडक्शन कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या निकला? हमारा देखिए, ध्यान रखिएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। हमारा ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि डिमांड बढ़नी चाहिए। तो जब भी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को कम कर दिया, अब हमें 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपये पहले टैक्स देना पड़ रहा था, 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले मेरे पास 90,000 रुपये टैक्स देने के बाद बचते थे जब हम 10,000 रुपये टैक्स देते थे। अब जब हम 5,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं तो मेरे पास 95,000 रुपीज़ बच रहे हैं। इसका मतलब वी हैव एन एडिशनल परचेजिंग पावर ऑफ 5,000। नाउ विद दिस एडिशनल पावर, परचेजिंग पावर, वी कैन इंक्रीज अवर डिमांड। तो हमने देखा कि जो पहले हमारे 10,000 रुपये टैक्स देने के बाद सिर्फ 90,000 खर्चा कर पा रहे थे, अब हम 95,000 खर्चा कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विद द रिडक्शन इन द इनकम टैक्स the aggregate demand can be increased in an economy. In the same way, अब हमारा आता है कॉरपोरेशन टैक्स। जिस टाइम पे कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? कॉरपोरेशन टैक्स इज अ टैक्स दैट इज लिवाइड अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कॉरपोरेशंस और द कंपनीज। कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लग रहा था, वो टैक्स कम हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो 10,000 रुपये टैक्स देना था से फॉर एग्जांपल, अब वो सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं। तो अब कंपनी के पास 8,000 रुपये बच गए। कंपनीज 8,000 रुपये जो टैक्स ना दे के बच गए, इसको क्या कहते हैं? वो अपने पास रिटेन कर लेंगे, बिकॉज उसने डिविडेंड दे दिया है,
उन्होंने अपनी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं। अब उनके पास जो पहले 10,000 रुपये देना थे, अब वो सिर्फ 2,000 देना है, तो 8,000 अभी बचे हुए हैं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास जो ये 8,000 रुपये बचे हुए हैं, गवर्नमेंट इस 8,000 रुपये को अपनी रिटेन अर्निंग कंसिडर करेगी, मतलब अपने पास रख लेगी और इसको री इन्वेस्ट करेगी अपने ही बिजनेस में। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द कॉर्पोरेशन टैक्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट विद द कंपनी इंक्रीजेस, मतलब कंपनी के पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट बढ़ जाएगा। कंपनी अपने बिजनेस में खुद वही पैसा जो बचा हुआ है टैक्स का, जो नहीं देना पड़ा, उसको अपने बिजनेस में लगा देगी और इससे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ने का मतलब लोग चाहिए होंगे ना आउटपुट बनाने के लिए, तो वो जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उनकी भी तो इनकम बढ़ेगी। भाई जिसकी नौकरी नहीं थी अब नौकरी मिल जाएगी, उसकी भी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो दो सेंस में समझिए, एक तो आउटपुट बढ़ा, दूसरा लोगों की इनकम बढ़ी, तो डिमांड भी तो करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। कि फिर क्या निकली, अगर इन शॉर्ट बात करें, व्हेन द कॉर्पोरेशन टैक्स डिक्रीजेज, रिटेन अर्निंग इंक्रीजेज, एंड विद दिस रिटेन अर्निंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इंक्रीजेज, कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंड इन टर्न डिमांड विल राइज। नेक्स्ट, एक बात हमने अभी और कही आपसे कि एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपसे बताया था अभी कि मैंने 1,000 रुपये डॉक्टर की फ़ीस के थे, 2,000 रुपये बच्चे की फ़ीस के थे स्कूल के, और 4,000 रुपये हमारे घर में राशन के थे जो हमें खाना था। कुल मिला के 7,000 रुपये हम खर्चा कर रहे थे। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें हमें फ्री दे दी, सब्सिडाइज्ड फूड दे दिया, राशन की दुकान से राशन फ्री में दे दिया, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री कर दी, बच्चे की पढ़ाई फ्री कर दी क्लास 12 तक की, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, तो हमारे वो 7,000 रुपये बच गए हमारे पास। अब जो हमारे पास 7,000 रुपये बचे हैं, विद दिस 7,000 that has been saved due to the increased public expenditure, I will increase my aggregate demand anywhere else. हम कहीं भी जाके अपनी डिमांड को बढ़ा सकते हैं। सो इन दिस वे डिमांड विल इंक्रीज विद द रिडक्शन इन द इनकम टैक्स, विद द रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स, एंड विद द इंक्रीमेंट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये तो हमें डायरेक्ट इफेक्ट मिल गया, जो हम चाहते थे वो मिल गया। अब हम बात करते हैं इसको हम साइड इफेक्ट का नाम देंगे। इसका साइड इफेक्ट क्या निकला? हमारी सप्लाई भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन दिस शुड बी नोटेड कि this is the direct effect what we are seeing, that with the reduction in the income tax and with the reduction in corporation tax and with the increment in the public expenditure, the aggregate demand in the economy will rise, but its side effect will be seen in the long run in the form of increased supply, also increased efficiency, increased productivity। कैसे? कि जब हमने अपना इनकम टैक्स कम करा तो और लोग थे जिन्होंने और मेहनत करना शुरू की। क्योंकि देखिए एक टेंडेंसी होती प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में कि इसका एबिलिटी टू वर्क एंड इन्वेस्ट पे थोड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमने कहा 5 लाख रुपए जब तुम्हारी इनकम होगी तो हम तुमसे 10% टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि हम 5 लाख पे 10% टैक्स लेंगे। हमने इतनी मेहनत की कि मेरी 5 लाख से ज़्यादा ना हो जाए, ज़रा सी 5 लाख से कम रहे, क्योंकि अगर 5 लाख से एक्सीड करेगी तो 10% टैक्स देंगे। लोगों की टेंडेंसी होती है ऐसी, तो लोग थोड़ा कम काम करते हैं ताकि ज़्यादा इनकम बढ़े ना। अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ जाएगा, बट इनकम टैक्स जब कम हो जाएगा तो लोग और मेहनत करने लगेंगे, ताकि भाई मेहनत कर सकते थे पहले भी, लेकिन वो ये जोड़ रहे थे कि अगर हमने इनकम टैक्स दे दिया, अगर हमने और मेहनत करी तो हमें इनकम टैक्स इतना देना पड़ेगा, तो छोड़ो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन जब इनकम टैक्स कम हो जाएगा तो लोग और मेहनत करेंगे ताकि वो और कमाए, क्योंकि अब टैक्स तो कम देना है। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जब इनकम टैक्स कम हुआ तो लोगों ने और मेहनत करी, लेबर सप्लाई मार्केट में और इंक्रीज हुई, और लोग लेबर फोर्स वर्क फोर्स में आए, जिससे कि सप्लाई इन द लॉन्ग रन विल इंक्रीज। ये साइड इफेक्ट है, ये चाहते नहीं थे हम, लेकिन ये हो गया। इन द सेम वे कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ा, कॉर्पोरेशन टैक्स कम हो गया। जब कॉर्पोरेशन टैक्स कम हुआ तो मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे तो और लोगों को नौकरी मिलेगी ना, इसका मतलब और लोग वर्कफोर्स में एंटर करेंगे। जब और लोग वर्कफोर्स में एंटर करेंगे तो उनकी क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। किस चीज़ का? प्रोडक्टिविटी का, आउटपुट का। तो इन द लॉन्ग रन सप्लाई इंक्रीज हुई ना, चाहते नहीं थे फिर भी हुई। दिस इज अ साइड इफेक्ट इन द सेम वे, और ये अच्छा साइड इफेक्ट है, दैट इज नॉट अ बैड साइड इफेक्ट, दैट इज अ गुड साइड इफेक्ट। हम इसके लिए एम नहीं कर रहे थे, बट हमको मिल गया एज अ गिफ्ट। लास्टली, गवर्नमेंट ने हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दी, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के, फ्री में वो भी, या बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे।
बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी गई, अच्छे स्कूल्स में जिसमें एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जैसे मैं एक नाम लूँ RTE, उसके तहत मान लीजिए बड़े अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। वो बहुत ही गरीब घर से था, छोटे मोटे कोई स्कूल में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था उस स्कूल का, लेकिन वो अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा ये बच्चा। इसी तरीके से गवर्नमेंट की और बहुत सारी सहूलत हमें मिल गई खर्चे बढ़ने से। तो क्या हुआ, इंसान की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अच्छा खाएगा, पहले खा नहीं पा रहा था, अब चने भी मिलने लगे, मान लीजिए अच्छा गुड क्वालिटी का खाना मिलने लगा उसको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो चीज़ें जो उसको पहले मैसर नहीं थी, पहले उसको मिल नहीं सकती थी, अब वो मिलने लगी। तो क्या होगा कि इंसान के अंदर की ताकत बढ़ेगी, काम कर। अब जब इंसान अंदर से ताकतवर होगा तो काम करना चाहेगा, काम करना चाहेगा तो इन द लॉन्ग रन सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये निकला कि चाहते तो थे हम कि हमारी डिमांड बढ़े, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो देश में आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा तो देश भी ग्रो करेगा, GDP भी इंक्रीज़ होगी, इन्फ्लेशन भी, जो डिप्रेशन की कंडीशन में थी इकोनॉमी, वो डिप्रेशन ख़त्म होगा और देश एक फेवरेबल जोन में आएगा, इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट होंगे, एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है हमारा। और एक चीज़ और थी जिसके बारे में भी हमने अभी तक बात नहीं करी, एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि इनइक्वालिटीज़ थी इनकम और वेल्थ में। अमीर अमीर होता चला जा रहा था, गरीब गरीब होता चला जा रहा था। तो टैक्सेशन लगाया गया अमीरों की इनकम पे प्रोग्रेसिव, कि जितना ज़्यादा तुम कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स देते जाओगे। तो अमीर जब और अमीर होता जाएगा तो टैक्स भी देता ज़्यादा जाएगा। तो इसकी जो हालत यहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी, अब वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। फिर ये जो पैसा गवर्नमेंट पास आएगा, इससे गवर्नमेंट इन गरीबों की वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे खर्चा करती जाएगी, इनको स्कॉलरशिप्स देगी, इनके बच्चों की पढ़ाई फ्री करेगी, इनको अच्छा खाना देगी, इनके पास पेंशन स्कीम्स होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट डोजेज़ होंगे, धीरे धीरे करके इनके हालात सुधरने लगेंगे। ये बढ़ते जा रहे थे, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएंगे, ये नीचे से ऊपर आ जाएंगे, देश में एक इक्वालिटी का माहौल क्रिएट होगा। परफेक्ट इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं हम, लेकिन हाँ इक्वालिटी का माहौल होगा। कोई बहुत अमीर नहीं होगा, कोई बहुत गरीब नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ इनइक्वालिटीज़ को दूर करने का भी एक ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर में इस तरीके से पूरा किया जाता है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि आपको ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट contractionary fiscal policy and what is the role of contractionary fiscal policy in the economy's health, on the economy's health, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे सेफ।